नमस्कार दोस्तों, मैं आमोद कुमार आप सभी को स्टडी और लीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं अभी लगातार संविधान के बारे में जानकारी दे रहा हूं और जिसमें संविधान के भाग 1 एवं 2 को पूरा करते हुए संविधान के भाग 3 में हमने प्रवेश किया है, जिसमें कुछ भाग यदि कुछ अनुच्छेद हमने पढ़ लिया है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 13 तक, जिसमें था अनुच्छेद 13 में कि मौलिक अधिकारों से असंगत एवं उनका अल्पीकरण करने की विधियाँ। तो उम्मीद है दोस्तों कि हमें हमारे द्वारा बताया गया पिछले वीडियो का जो भी तथ्य हो आप लोग को समझ में आया हो। देखिए दोस्तों, इसमें आप रुचि लेना होगा। अगर आप कमेंट करेंगे कि इसे रिपीट करके वीडियो को डालिए, कि जैसे पिछले बार पढ़ा दिए हैं तो उसे दोबारा रिपीट कीजिए। हालांकि हमें तो आदत है कि दोबारा रिपीट करके एक बार शॉर्टकट में आगे बढ़े तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि आपको थोड़ा समय न भी मिला हो तो एक बार रिवीजन करने से कुछ हद तक याद हो जाए। बाकी दोस्तों, ध्यान तो आपको देना है। तो आगे देखते हैं दोस्तों कि इसी अधिकार में यानी मौलिक अधिकार के अंतर्गत, यानी अभी हम मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसमें मौलिक अधिकार के अंतर्गत समानता का अधिकार आता है। देखिए दोस्तों, क्या है समानता का अधिकार। आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलते हैं दोस्तों, तब शुरुआत करते हैं समानता के अधिकार से। समानता के अधिकार का अर्थ है दोस्तों कि लोगों को कानून के समक्ष समान तरीके से व्यवहार करना, या उसे सजा देना, या उस जो कानून में लिखा हुआ है उसके हिसाब से वही है सजा देने का प्रावधान सभी को समान तरीके से होना चाहिए। परंतु इसमें भी कई जगहों पर अपना अलग अलग समानता के अधिकार में नियम है। अनुच्छेद 14 में से यह 14 से 18 के बीच में दिया गया है। अब देखते हैं कि अनुच्छेद 14 में क्या है। अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समानता, यानी कानून के सामने सभी क्या है, समान है। लेकिन इसमें भी जैसे कानून के सामने सभी समान का अर्थ है कि यदि किसी व्यक्ति ने किसी उदाहरण स्वरूप मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी के साथ गलत व्यवहार किया, इसके तौर पर मान लीजिए कि वो किसी का हाथ पांव तोड़ दिया, तो उसे भी वही सजा होगी जो बाय द वे अगले व्यक्ति ने जो भी मैंने वही घटना की, सेम मैंने उसने भी किसी व्यक्ति का हाथ पांव तोड़ा, इसने भी किसी व्यक्ति का हाथ पांव तोड़ा, तो दोनों को लगभग कानून के समक्ष क्या होगा, समान माना जाएगा। इनमें कोई भेदभाव नहीं। परिस्थितियां अलग हो सकती है कि किसने तोड़ा, किस वजह से तोड़ा, ये अलग बात है, लेकिन कानून उन्हें सजा देने में कोई कोताही मैंने किसको बोला जाए कि कोई हिचक नहीं होगा उसे। इसमें भी कानून के समानता के अंतर्गत में भी दो तरह के कानून, और दोनों एक महत्वपूर्ण बहुत बड़े देशों के अंतर्गत ये लगाए जाते हैं। पहला जो है कि कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता ये विदेशी कहते हैं और ये यूके में लागू होता है। यह यूके में लागू होता है कि कानून के सामने सभी कोई क्या है, समान है। लेकिन यही समता के अधिकार के अंतर्गत यूएसए में कानून का समान संरक्षण, दोनों में देखिए दोस्तों, इसमें है कि कानून के आगे सभी समान है,
इसमें कानून के समान संरक्षण जो कि यूएसए के संविधान में लिखा गया है। इसका अर्थ है कि सभी लोगों पर कानून लागू होगा, लेकिन कुछ हद तक कानून जो व्यक्ति की गरिमा एवं उम्र का ख्याल रखते हुए कानून लागू होने में वरीयता बरती गई है। जैसे यदि किसी भी व्यक्ति कोई प्रतिष्ठित पद पर है और उस पर जो इल्जाम लगाया जा रहा है, उस समय उस पद की गरिमा का क्या हनन होगा, क्या नुकसान होगा, इसे देखते हुए कुछ हद तक उसे वरीयता माने ढिलाई जिसको बोलते हैं वो दी गई है। और उदाहरण में है जैसे कि बच्चों पर, यदि बच्चे किसी का मर्डर कर देते हैं, बच्चे के अर्थात जैसे 18 वर्ष से कम उम्र के जो होंगे, उन्होंने किसी के साथ मर्डर कर दिया, तो क्या 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र या 18 वर्ष वाले उम्र को जो सज़ा मिलती है वही सज़ा दी जाएगी? नहीं, तत्काल उसे नहीं दी जाएगी जब तक कि उसका उम्र 18 साल न पूरा हो जाए। तो ये इस तरह से शुरुआती दौर में बच्चों पर वरीयता। राष्ट्रपति जी अनुच्छेद 71 के तहत अगर ऐसा काम करते हैं तो ये उनका अधिकार है कि वो क्या कर लेंगे, माफ़ कर लेंगे। राज्यपाल जो है कि 162 के तहत वो अपना इस तरह के मर्डर केस को क्या माफ़ कर लेंगे। लेकिन दोस्तों अच्छा यहाँ देखा जाए कि इनको माफ़ करने का कारण क्या है? इनकी राष्ट्रपति पद की गरिमा के वजह से इन्हें माफ़ किया गया। इनको भी राज्यपाल पद की गरिमा के वजह से वो माफ़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी यदि फौजदारी केस हो तो जैसे मृत्युदंड ही न सही या किसी को मर्डर ही न किए हो, नॉर्मल भी फौजदारी केस हो, तो इन पर जब तक ये पद पर हैं इन पर फौजदारी केस लागू नहीं होगा। चाहे और राज्यपाल पर भी सेम नियम है। लेकिन ये जैसे ही अपने पद पर से हटते हैं तो उसके बाद इन पर फौजदारी केस जो चलाना चाहते हैं वो चल सकता है। लेकिन एक मुख्य बात दोस्तों कि इन पर पद पर रहते हुए दीवानी केस लग सकते हैं। अब बात आई फौजदारी है क्या और दीवानी क्या है। फौजदारी का अर्थ होता है दोस्तों कि जिसमें फौज से ही समझ रहे हैं कि जिसमें फौज की आवश्यकता हो, सुरक्षा देने की बात आए, यानी झगड़ा, मारा पीटी, ये सब जो है ये फौजदारी के अंतर्गत आते हैं। यानी दूसरी भाषा में बोले तो पैसे के अलावा छोड़ के पैसे वाले केस से जो संबंधित होगा केवल वो दीवानी के अंतर्गत जाएगा, और जो पैसे केस को छोड़कर बाकी जो लड़ाई झगड़े ये सब का केस है ये फौजदारी के अंतर्गत जाता है। तो ये राष्ट्रपति जी का फौजदारी पद पर रहते तक में इन पर फौजदारी केस नहीं चलाया जा सकता है। उस पर केवल क्या चलता है दोस्तों? दीवानी केस। उम्मीद है कि समानता के अधिकार आप समझ गए होंगे कि यूके में किस तरह से नियम लागू किया गया है और यूएसए में किस तरह से। तो आगे हैं दोस्तों, देखते हैं कि अनुच्छेद 15 क्या कहता है, क्योंकि वो 14 से 18 के बीच में दिया गया है ना समानता का अधिकार। तो 14 हो गया, 15 देखते हैं। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर विभेद प्रतिषेध सामान्य स्थिति में कभी नहीं किया जाना चाहिए। यानी यदि कोई किसी विशेष धर्म से बिलोंग कर रहा हो या किसी मूल वंश यानी उसका कोई वंश ऐसा हो जिन्होंने भूतकाल में बहुत गलत व्यवहार किया हो अपने देही देश के साथ, जाति वो किसी नीची जाति ऊंची जाति से इस व्यवहार से आया हो, वो बिलोंग करता हो, या लिंग स्त्री हो या पुरुष हो इस आधार पर, या जन्म स्थान का मतलब कि वो बाय द वे कोई यदि पाकिस्तान से आया हो तो उन्हें कहा जाए कि ये पाकिस्तान में था, उसी के जैसा ये व्यवहार करेगा। इन सारी बातों के आधार पर उसे किसी तरह का प्रतिषेध या विभेद नहीं कर सकता है।
मूल वंश की बात आई तो मूल वंश में है अभी जो है ज्योतिराज सिंधिया। उस समय जब आज़ादी के समय था उस समय हम सिंधिया परिवार मैंने अंग्रेजों का साथ दिए थे। तो ऐसे में अगर उनको कहा जाए कि उनके पूर्वज इस तरह से किए तो उनको भी इसका सजा या दंड पात्र माना जाए, ऐसा सही नहीं है। तो ये है दोस्तों अनुच्छेद 15 में कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान। लिंग है तो यानी तुम स्त्री हो तो ये कार्य नहीं कर सकते हो, पुरुष हो तो ये कार्य नहीं कर सकते हो या कर सकते हो। जैसा कुछ हद तक लिंग पर भी निर्भर है, कुछ स्थान पर और लिंग पर निर्भर है। जैसे कुछ उदाहरण में यहाँ देखिए कि हैवी वर्क नोट, कुछ स्थानों पर देश हित में या सामाजिक हित में भेदभाव में कोई प्रतिबंध नहीं है। एग्जाम्पल में होता है हैवी वर्क। जैसे कुछ हैवी वर्क ऐसे होते हैं जिनको हैवी वर्क का अर्थ समझ ही रहे हैं कि जिनमें ताकत की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो ऐसे में महिलाओं की अपेक्षा तो पुरुषों में अधिक थोड़ा एनर्जी होता है, इसलिए उनको ही वहाँ लगाया जाता। तो ऐसे में अगर वो कहेगा कि लिंग के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है तो ये खैर कहीं हद तक सही नहीं है। अगर जो जोखिम देश के जोखिम बॉर्डर स्थानों पर है जो केवल लगभग माना जाए तो मैंने अधिकतम टाइम मैंने पुरुष ही इस बात को हैंडल करने में सक्षम हो। स्त्रियाँ ये नहीं कहते कि वो कम है, परंतु कहीं ना कहीं कुछ मेंटली रूप से या किसी आवश्यकता अनुसार पुरुषों को होने से ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इन स्थानों पर यदि उनसे थोड़ा भेदभाव भी किया जाता है तो इसमें कोई दबाव की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये देश हित और राष्ट्रहित के अंतर्गत है। आरक्षण में भी जैसे दिव्यांग की वरीयता दी गई है। आर्थिक स्थिति से कमजोर या सामाजिक स्थिति से बिछड़े लोग को अगर कोई दिया जाता है, वरीयता दिया जाता है कि पहले इनको दिया जाए, तो इसमें भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि प्राथमिकता भी इन्हीं को पहले होना चाहिए और अब ना ही इनके साथ कोई भेदभाव करना चाहिए। आगे है अनुच्छेद 15 हो गया दोस्तों। अनुच्छेद 16 देखिए दोस्तों, हम लगातार इसलिए पढ़ाते जा रहे हैं कि आपके मन में किसी तरह का कोई डाउट न रहे और हम जितना हो सके अपने तरह से क्लियरफाई करने की कोशिश करेंगे। और बाकी आप लोग के ऊपर है कि आप इसे किस तरह से याद होता है या नहीं होता है, आप बताइएगा तो हम जरूर और प्रयास करने का, हालांकि हमारा फुल प्रयास रहता है। बाकी देखते हैं दोस्तों आगे। अनुच्छेद 16 ये लोक नियोजन विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन विषय में अवसर की समानता ये भी जस्ट दोस्तों हैं अनुच्छेद 15 से ही ये सब रिलेटेड है। लोक नियोजन मैंने लोक कार्य, लोक की सेवा, ये सब कार्यों में जो समय मिलता है, जैसे कोई फॉर्म आया आर्मी का या किसी का रेलवे का, नेवी का, इस तरह से जो फॉर्म आया इसको भरने का अधिकार सभी को है, ना कि किसी को धर्म, जाति, मूल्य सब के आधार पर उसे ये कहा जाए कि आप ऐसा फॉर्म भर नहीं सकते हैं या इसे फॉर्म फिलअप नहीं करके इसमें आप ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर सकते। ये सब बातें अनुच्छेद 16 के अंतर्गत है, जो कि ये 15 से ही हूबहू बातें मिलती है। अनुच्छेद 17 है दोस्तों, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अर्थ होता है छुआछूत। अस्पृश्यता का अर्थ होता है दोस्तों छुआछूत, यानी छुआछूत से संबंधित भेदभाव का अंत। इसका नया नाम संशोधन करके प्राप्त हुआ है नागरिकता अधिनियम का रक्षा अधिनियम। अस्पृश्यता के अंत को संशोधित करके इसे नया नाम प्राप्त हुआ है नागरिकता अधिनियम का रक्षा अधिनियम। यदि कोई व्यक्ति समाज के द्वारा बांटे गए जो
उत्तर वैदिक काल के बाद जो समाज के द्वारा बांटे गए, सॉरी दोस्तों, वैदिक काल से जो दी गई थी कि वैदिक काल में धीरे 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 शुरुआती दौर में था कि व्यक्ति को कर्म के आधार पर उसे जाति का निर्धारण होता था, लेकिन वो धीरे धीरे करके आने वाले समय में यानी उत्तर वैदिक आते आते उसे कर्म न करके जन्म के आधार पर उसे जाति की बंटवारा कर दी गई और इसके वजह से समाज में आडंबर फैल गया। कोई ऊंची जाति कोई नीची जाति ऐसे करके उनके साथ विशेष भेदभाव किया जाता था। तो ऐसे में इनको बोला जाता है कि इस तरह का भेदभाव को में अंतर डालना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें किसी भी व्यक्ति को जन्म किसी भी धर्म में लेना कोई उसका गुनाह नहीं है। वो मुख्य एक ही धर्म है जो कि इंसानियत है और साथ में उनके साथ इस तरह का व्यवहार करें कि वो हमारे ही अपने सगे हों, क्योंकि उन्हें जाति धर्म हमने बांटा है, ना कि उनको ऊपर वाले ने या भगवान ने ईश्वर ने जो भी बोलिए इनको वो बांट कर नहीं भेजे हैं। हम सब एक ही तरह के संतान हैं। तो इसमें अस्पृश्यता के अंत यानी छुआछूत के अंत के बारे में दिया गया है कि आप किसी तरह से ऊंची नीची जाति या गोरे काले के जैसे आप उसे भेदभाव नहीं कर सकते हैं। इसका नया नाम है दोस्तों नागरिकता अधिनियम का रक्षा अधिनियम। अगला है दोस्तों अनुच्छेद संख्या 18, जिसमें दिया गया है उपाधियों का अंत। क्या है दोस्तों? उपाधियों का अंत। कोई भी व्यक्ति को यदि विदेशी राज्यों द्वारा उपाधि या गिफ्ट मिलता है तो भारत के उपराष्ट्रपति के अनुमति के बिना वो ग्रहण नहीं कर सकता है। कोई दूसरे विदेशी राष्ट्र या विदेशी राज्य अगर किसी व्यक्ति को कोई गिफ्ट या उपाधि दिया जाता है, गिफ्ट का मतलब गिफ्ट सेंस में दोस्तों मैंने उपाधि ही मानिए मुख्य रूप से कि ये उपाधि दिया जाता है, तो उस उपाधि को जैसे पाकिस्तान के द्वारा है पाकिस्तान निशान भारत रत्न है, तो ये वो तभी ग्रहण कर सकता है व्यक्ति जो उस एरिया के उस देश के उपराष्ट्रपति के सहमति प्राप्त हो। उसके अनुमति के बिना वो उसे ग्रहण नहीं कर सकता है। तो हो गया दोस्तों 14 से 18 तक हमने समानता के अधिकार में हमने जानकारी ली। आगे है दोस्तों कि स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बाकी तो सब वैसा ही है, लेकिन उसमें भी स्वतंत्रता का अधिकार कि हमें किन किन जगहों पर स्वतंत्र रहने की जरूरत है। हमें अगर किसी तरह के किसी बात के लेकर परेशानी है तो उसे कैसे हम हल कर सकते हैं। तो हम आगे देखते हैं दोस्तों। स्वतंत्रता के अधिकार ये 19 से 22 के अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है। अनुच्छेद 19 में को बोला जाता है बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान का रीढ़। अब बताइए दोस्तों, हमारे शरीर में अगर रीढ़ ही न रहे तो कल्पना कीजिए हमारा शरीर कैसा होगा। आगे इसमें देखते हैं दोस्तों कि अनुच्छेद 19 में क्या क्या बातें हैं जिसे रीढ़ के संज्ञा दी गई है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। किसकी दोस्तों? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी एक्सप्रेशन के अंतर्गत आता है बोलना, मौन, पत्रकारिता, पुतला फूंकना, झंडोत्तोलन, आरटीआई, विदेश भ्रमण करने का अधिकार। इसके अलावा होता है सभा, संगठन, संचरण यानी फ्रीडम, निवास करना यानी बसना, व्यापार करना। ये सब आता है अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के अंतर्गत।
कि हम चाहे तो बोल सकते हैं, हम तो या उस बात पर मौन धारण कर सकते हैं। हमें बोलने की इच्छा ना हो तो हम मौन धारण कर सकते हैं। कुछ समय पहले राष्ट्रगान को लेकर विवाद चला था कि जो व्यक्ति राष्ट्रगान नहीं गाता है उसे देशद्रोही साबित कर दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि यह नियम में कहीं नहीं है। ये स्वतंत्रता के जो मनुष्य की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, इसका हनन है। वो व्यक्ति हो सकता है बीमार हो, या वो व्यक्ति हो सकता है उसका धर्म इस बात को मान्यता न देता हो कि किसी दूसरे धर्म के वैसे शब्द को बोले जो कि उस धर्म के लिए उसको स्वीकार नहीं है, अर्थात तो धर्म कट्टरता को लेके है। लेकिन एक बात है दोस्तों कि राष्ट्रगान की बात जहाँ आती है तो देश के लिए, ये धर्म से परे है। यदि कोई समस्या खड़ी होती है तो हमें देश के परे मानना चाहिए, क्योंकि इसमें उसका कहीं भी धर्म और जाति से कोई लेना देना नहीं है। देश सर्वोपरि है। इसी में है दोस्तों कि तो इसमें ही दिया गया है कि मौन रहने का अधिकार, कि यदि वो राष्ट्रगान नहीं गा सकता है तो खड़े रहकर मौन धारण कर सकता है। अर्थात एक बार हम पहले भी बता चुके हैं, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार है, जिसमें ये हम बताए थे कि यदि आप अपने धर्म की कद्र जितना करना है करें, लेकिन दूसरे धर्म की निंदा न करे, न ही उसकी अवहेलना करे, न ही उसका उपहास करे, इस बातों से कि उसको किसी तरह की कोई परेशानी न हो। तो ऐसे में दोस्तों इसमें दिया गया है कि वो राष्ट्रगान अगर गाना चाहे तो गा भी सकता है, न गाना चाहे तो कम से कम उसके मौलिक कर्तव्य हैं। आगे मौलिक कर्तव्य पढ़ाएंगे दोस्तों, तो मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य पढ़ाएंगे। उसका मौलिक कर्तव्य है कि वो गाए या न गाए, लेकिन सम्मान में खड़े होकर मौन धारण जरूर कर सकता है, यदि उसे किसी तरह के शारीरिक परेशानी न हो तब। तो इसमें ही है झंडोत्तोलन। आरटीआई का मतलब होता है राइट टू इंफॉर्मेशन। हम किसी से भी ये इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि वो किसी से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि हमें वो इस कार्य को इतने समय पर क्यों नहीं किया। ये हमारा अधिकार है, पूछने का अधिकार है, जिसको बोलते हैं सूचना का अधिकार। आगे है विदेश। हम कहीं भी विदेश जा सकते हैं। फोन टैपिंग, ये देखिए दोस्तों, आजकल के समय में फोन टैपिंग वाली जो समस्या सबसे ज्यादा बड़ा है। ये जो अभिव्यक्ति के आजादी के खिलाफ है, यानी जिसको बोला जाता है निजता का हनन है। यदि हमारे पास फोन है, हम किन से बात कर रहे हैं, क्या गोपनीयता है, क्या सही है, यदि इसके बारे में सब दूसरे कोई हमारे फोन के बारे में जानकारी ले तो हमारे निजता का पूर्ण तरह से हनन है। तो ये फोन टैपिंग वाली जो बातें हैं आजकल ज्यादा हो रही है। इसमें सभा, संगठन, संचरण। सभा के मतलब कि यदि हम अपनी बात लोगों के पास कुछ पहुंचाना चाहते हैं तो हम सभा कर सकते हैं। संचरण का मतलब कि हम एक जैसे दूसरे जगह भ्रमण कर सकते हैं। संगठन का अर्थ है कि हम एक गुट बना सकते हैं, एक समाज का संगठन बना सकते हैं। परंतु एक बात ध्यान रखें, हम कहीं भी निवास करते सकते हैं और कहीं भी व्यापार कर सकते हैं। जिसमें पहले एक अधिकार था जो था संपत्ति का अधिकार। इस संपत्ति का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार था, लेकिन इसे बाद में हटाकर कानूनी का अधिकार कर दिया गया, क्योंकि हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से क्यों हटा दिया गया। ऐसे जानने के लिए पीछे वीडियो देखिए, लेकिन फिर भी हम
जानकारी दे देते हैं कि संपत्ति के अधिकार पर यदि किसी व्यक्ति या संस्था का पूर्ण अधिकार होगा और वो देश हित या राष्ट्र हित में कोई ऐसा कार्य हो रहा है जो उस जमीन या संपत्ति की जरूरत हो और वो नहीं दे रहा हो, तो ऐसे में उस पर देश की प्रगति में बाधा पहुंचेगी। इसलिए उसे संपत्ति के अधिकार से हटाकर उसे कानूनी के अधिकार में कर दिया गया है। आगे है दोस्तों, इसमें इन सारे कार्यों को करते वक्त सभी कार्य जो स्वतंत्रता में दिया गया है यहाँ पर अभी अनुच्छेद 19 में, ये सारे कार्यों को करते वक्त इस बात का ध्यान रहे कि इन स्वतंत्रता अधिकारों का प्रयोग करते समय इस बात का ख्याल रहे कि किसी के मतलब किसी दूसरे के मौलिक अधिकार अर्थात देश की अखंडता एकता में कोई बाधा न पहुंचे। कहने का अर्थ है कि इसमें यदि हमें बोल दिया गया है बोलने का अधिकार, एक उदाहरण लेते हैं, तो हम किसी को भी कुछ बोल सकते हैं, ऐसा तो नहीं है हम किसी को कोई भी उल्टी सीधी बातें बोल दिए, बदनाम कर दिए, गाली गलौज कर दिए, क्या उसके निजता या उसका स्वतंत्रता के अधिकार का हनन नहीं हुआ? लेकिन इस कार्य को करते समय इन स्वतंत्रता के अधिकारों को प्रयोग करते समय इस बात का ख्याल रहे कि किसी दूसरे के स्वतंत्रता अधिकारों का हनन न हो तथा देश की अखंडता। उदाहरण में सभा संगठन के बारे में बोले, हम अगर सभा करते हैं और देश विरोधी नारे लगाएंगे, संगठन करते हैं देश को तोड़ने की बात करेंगे वहां, तो क्या ये सभा संगठन करने का अधिकार रहेगा इस समय? नहीं। अभी ऊपर जो भी दी गई है दोस्तों, इस बात का ख्याल रहे कि इसमें देश हित और किसी व्यक्ति या संस्था के लेकर उसके स्वतंत्रता का हनन न किया जाए, नहीं तो ये बैकबोन तोड़, मैंने यहाँ तो बैकबोन है ना, वहाँ बैकबोन तोड़ दिया जाएगा। हमारे देश के कानून ने कहा है कि जिस तरह से बैकबोन तुम्हारा है ना, या इस संविधान का है ना, जिससे तुम आज़ाद हो, वो गलत करने के बाद, इसका दुरुपयोग करने के बाद खुद का बैकबोन टूट जाएगा। आगे है दोस्तों अनुच्छेद संख्या 20। दोस्तों थोड़ा समझाने की आदत है ताकि आपको किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इसलिए थोड़ा लगातार समझाते जाते हैं ताकि पूर्णतः आपको समझ में आ जाए। अगला है दोस्तों अनुच्छेद संख्या 20। इसका अर्थ है दोष सिद्धि में संरक्षण। दोष सिद्धि में संरक्षण अपराध के समय, यानी आपने दोष सिद्धि में संरक्षण, आपने कोई कार्य किया है तो उसमें आपको क्या सजा मिलनी चाहिए, जो घटनाएं की है उसके कानून के हिसाब से किस तरह का सजा मिलना चाहिए, ये संविधान में हमारा दिया गया है। जैसे अपराध के समय का ही कानून लगना चाहिए, दंडित होना चाहिए। इसमें कहा जा रहा है दोस्तों कि यदि हमने आज के 10 साल पहले कोई ऐसा कार्य किया जिससे कि हम दंड के पात्र हैं, आज से हम 10 साल पहले कोई ऐसा कार्य किए या आज किए जो दंड के पात्र हैं, तो जो पिछले 10 साल पहले जो हम कार्य किए थे जिसके लिए हम दंडित थे, तो उस पिछले 10 साल में जो कानून होना था वही कानून आज, उसी कानून के हिसाब से आज हमें सजा दी जाएगी। यानी किसी के हाथ पांव तोड़ने का यदि पिछले 10 साल में 2 साल की सजा हो, पिछले 10 साल में 2 साल की सजा देने का प्रावधान हो, तो हमें 2 साल की ही सजा दी जाएगी हम पर पूर्ण तरह से दोषी साबित होने पर। और वर्तमान में यदि 10 साल की सजा हम पर हाथ पांव तोड़ने की 10 साल की मान लीजिए कि सजा है, तो आज के 10 साल बाद यदि हम दोषी सिद्ध होते हैं तो हमें 10 साल की सजा दी जाए, न कि वर्तमान में
आज के 10 साल के बाद हो जाए कि किसी के हाथ पांव तोड़ने की सजा 20 साल है, तो ऐसा नहीं कि हमें 20 साल की सजा दे दी जाएगी। ऐसा नहीं दोस्तों, इसमें यही बोल रहा है कि अपराध के समय, जिस समय वो अपराध किया है उस समय जो कानून में जो सजा दी गई होगी उसी के हिसाब से उस व्यक्ति को दोषी सिद्ध होने के बाद सजा दी जाएगी। अपराध के लिए एक ही सजा। कहने का मतलब कि यदि कोई कहता है कि हमने एक मर्डर किया तो हमें भी एक ही मर्डर का चार्ज लगेगा, ऐसा नहीं दोस्तों। आप एक अपराध के लिए एक ही सजा दी जाएगी। एक अपराध के लिए एक सजा दी जाएगी, 2 अपराध किए तो 2 सजा दी जाएगी, 3 अपराध किए तो 3 सजा दी जाएगी उसको। एक ही जैसा हो क्यों न हो वो अपराध, एक ही जैसा हो क्यों न अपराध हो, क्योंकि हमने 3 व्यक्तियों या 3 संस्थाओं या 3 परिवारों से इस तरह से उलझे तो तीनों अपने अपने तरीके से हमें सजा दिलाने का प्रयास करेंगे। प्रयास क्या करेंगे, उसको सजा मिलना ही मिलना है। और ऐसा भी है कि यदि हमने एक अपराध किया और उसकी सजा हम भुगत गए तो फिर उसी अपराध के लिए हमें दोबारा सजा नहीं दी जाएगी। ये हमें दोष सिद्धि में संरक्षण है, ये नियम है कि एक अपराध किए तो उसके एक ही सजा हमें भुगतना होगा। खुद के विरुद्ध गवाही नहीं हो सकती। बाय द वे, आपने कोई ऐसी कार्य किए जिसमें आपने को पुलिस पकड़ के ले गई और वहाँ इतना मारा कि आपको हालत खराब कर दिया। आप मजबूरी में देखिएगा, ये तो हमने कुछ कहा नहीं कि हाँ हमने किया है तो ये तो हमारा हाथ पांव तोड़ के जो थोड़ा बहुत आगे भविष्य में कुछ कर सकेंगे, कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो ऐसे स्थिति में वो खुद के विरुद्ध वहाँ तो डर से कहते हाँ साहब हमने किया है इस तरह से कह के और निकल जाएगा। जब वो कोर्ट में जाएगा तो इस बात को वो नकार सकता है। जब वो कोर्ट में जाएगा तो ये कबूल कर सकता है कि नहीं सर, उन्होंने इतना मारा कि हमें मजबूरी है, अगर नहीं हम कबूल करते तो हमारा तो आज यहाँ आपके सामने खड़े हो जाते, है बड़ी बात है। ऐसी स्थिति में वो ये कहा जाता है कि वो खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों कि अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अर्थ है कि लाइफ और पर्सनल लाइबिलिटीज। इसमें दिया गया दोस्तों, प्राण में है कि शुद्ध पर्यावरण चाहिए, ये हमारी जीवन के लिए आवश्यकता है और हम इसके लिए मांगे रख सकते हैं। हम लड़ सकते हैं कि हमें शुद्ध हवा चाहिए, ये हमारा कानूनी अधिकार है। जैसे कि मान लीजिए हमारे घर के बगल में ही कोई फैक्ट्री लगा दे तो उसमें हम कहीं हद तक स्वस्थ नहीं रह पाएंगे, तो हम इस बारे में केस कर सकते हैं कि देखिए इस जगह पर जहाँ रहने योग्य जगह है वहाँ फैक्ट्री लगाई जा रही है, क्या यहाँ तक सही है? तो सरकार उस फैक्ट्री को वहाँ से हटाने का प्रयास करेगी। इसलिए देखते हैं दोस्तों कि शुरुआती दौर में इंडस्ट्रीज एरिया जो होती है बहुत सुदूर इलाके में लगाया जाता है, जहाँ गांव के नज़दीक से कोई संबंध ना हो। तो हमें शुद्ध पर्यावरण चाहिए, हमारा अधिकार है। हमें हेल्थ चाहिए, ये हमारा अधिकार है। कोरोना के टाइम में देख रहे हैं दोस्तों कि हमेशा अब हेल्थ को लेके कभी ऑक्सीजन कमी, कभी बेड कमी, इस वजह से लोगों की मृत्यु हो रही है। तो एक पक्ष को विपक्ष हर समय पर उसे घेरने का प्रयास करती जा रही है कि इन्होंने ये मुहैया ऑक्सीजन ने मुहैया करा तो ये मुहैया नहीं करा। तो क्यों? क्योंकि हमारा इस हेल्थ इशू को संबंधित को लेकर ये हमारा स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है कि हमें स्वस्थ रखने में सरकार की अहम भूमिका निभानी चाहिए। एक और दोस्तों, हमें आत्महत्या करने का अधिकार नहीं है। आत्महत्या करने का अधिकार नहीं है। अब आप ही सोचिए कि आत्महत्या आप कीजिएगा, आपको जन्म से लेकर बड़ा करने तक, मान लीजिए कि आपने 20 साल की उम्र में आत्महत्या करने का कोशिश किया या करने जा रहा,
अब बताइए कि वो 20 साल तक आपका परिवार, आपका समाज, आपके रिश्तेदार सभी ने आपके ऊपर मेहनत किया है, सभी ने आपको पढ़ाया लिखाया बढ़ाया, और आप अपने एक कोई भी कारणवश आत्महत्या करते हैं तो क्या उनके दिए गए उनके द्वारा किए गए अपने आप पर, उनके द्वारा किए गए अपने आप के उपकारों को कैसे चुका पाएंगे? आपका वो अधिकार नहीं रह गया। वो आपका योग्यता जो है से केवल आपका ही नहीं है, वो समाज का भी है, परिवार का है, यानी उनका उस पर अधिकार है। अर्थात आत्महत्या आप नहीं कर सकते। बाय द वे अगर बच भी गए आत्महत्या के दौरान, आत्महत्या किया उसके बाद बच गए, तो फिर आपको सही सलामत ट्रीटमेंट करने के बाद आपको जो नियम के हिसाब से 4 साल 5 साल 3 साल डंडा तो मारेंगे ही मारेंगे, उसके बाद सजा भी देंगे। अर्थात दोस्तों, हमें आत्महत्या करने का भी अधिकार नहीं है। अगला पर्सनल लाइबिलिटीज के अंतर्गत आता है, हमें एकांत रह सकते हैं। हमारा ये अधिकार है कि हम एकांत रहेंगे, हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। हम विदेश यात्रा कर सकते हैं, हमें विदेश यात्रा करने से कोई नहीं रोक सकता है। यह निजता, अभी कुछ देर पहले फोन टैपिंग के बारे में बताए दोस्तों, तो वही फोन टैपिंग ही निजता का अधिकार है। यानी जैसे हम अपने घर में हैं और हमारे घर की खिड़की से या किसी अन्य ऐसे चीज़ों से आए दिन देखते हैं कि कभी बाथरूम में कैमरा लग गया, किसी के रूम में कैमरा लग गया, किसी को बरामदे में कैमरा लग गया, कुछ शौचालय में कैमरा लग गया। ऐसे ऐसे जगह कैमरा लग गया जहां वो लगना नहीं चाहिए। मानते हैं कि कभी कभी होता है कि मॉल में है, मॉल के जिसमें आपने कपड़ा चेंज करने का व्यवस्था बनाया उसी में कैमरा डाल दिया है, तो उस कैमरे से वो आपके नहीं, कैमरा लगाते ही वो उसका क्या मकसद होना चाहिए? कैमरा लगाने का अर्थ है कि बाथरूम में कोई कैमरा लगाएगा, उसका क्या अर्थ हो गया? तो इस तरह से इसे आप निजता का हनन मानेंगे। क्या होता है दोस्तों? ये निजता का आपका हनन होता है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्राइवेसी। अगला है दोस्तों एडल्टी, यानी तलाक। तलाक भी है आप लेने की स्वतंत्रता का अधिकार है। यदि आप दो पति पत्नी हैं, इन दोनों में आपस में संबंध अच्छे नहीं हो, पति का कभी खराब हो सकता है तो पत्नी अलग होना चाहेगी, पत्नी का खराब है तो पति अलग होना चाहेगा, तो इसमें उसका पूर्ण अधिकार है कि वो अपने कानून के समक्ष जाए और इस बात को बोले कि हाँ भाई, हम इनके साथ नहीं रहना चाहते, इनका कारण ये है। इस तरह से दोस्तों ये तलाक भी उसमें शामिल है। अनुच्छेद संख्या 21 के क, इस बात को ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि अनुच्छेद संख्या 21 के क में शिक्षा का अधिकार है। क्या है दोस्तों? शिक्षा का अधिकार, जो कि मौलिक अधिकार है, जो यह 86वें संविधान संशोधन 2002 में शामिल किया गया है। 86वां संविधान संशोधन करने के बाद यह 2002 में शामिल किया गया है। अनुच्छेद संख्या 22, अनुच्छेद संख्या 22 अर्थात इसमें थोड़ा एक बार रिपीट कर देते हैं कि यह अनुच्छेद संख्या 21 के क में आपको शिक्षा लेने से कोई नहीं रोक सकता है। यह आपका पूर्ण अधिकार है, या शिक्षा लेने में कोई यदि बाधा पहुंचाता है तो आप उस पर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। अनुच्छेद संख्या या किसी धर्म, अभी ऊपर ही देखे हैं अपने कि धर्म जाति इसको लेकर किसी तरह का भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार है कि आपको धर्म या किसी जाति मूल वंश के आधार पर आपको शिक्षा से भी वो वंचित नहीं कर सकता है। संविधान के अंतर्गत दोस्तों जितना भी हो सकता है सरल, कोमल एवं बहुत सुसज्जित ढंग से आपको बताया गया है कि आप उसे किस तरह से उपयोग कर सकते हैं और आप उसका दुरुपयोग भी नहीं कर सकते, क्योंकि हर कदम पर ऐसे नियम बनाए गए हैं कि दुरुपयोग करने के बाद आप बच के निकल भी नहीं सकते हैं, और आपके साथ दुरुपयोग करें तो वो दुरुपयोग न करने पर बाध्य भी हो सकता है।
ये आपके संविधान या हमारे संविधान में, हमारे भारतीय संविधान में एक बहुत ही अनूठा संग्रह कानून का दिया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, अनुच्छेद संख्या 22। कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी और निषेध का संरक्षण, माने हमें किन किन दशाओं में हमें गिरफ्तार किया जा सकता है और किन किन दशाओं में हम उसे संरक्षण प्राप्त करने की ये हमें नियम बनाए गए कि किन दशाओं में हम संरक्षण मिलेगा, इसके बारे में जानकारी दी गई है। जैसे दंडात्मक, यानी जो अपराध के बाद है वो किन किन क्या क्या होता है, सो देखे दोस्तों। अपराध के बाद वारंट जारी करने के बाद आपको गिरफ्तार किया जाएगा। वारंट जारी करने पर अपराध के बाद आप पर वारंट जारी किया जाएगा और उसके बाद आपको गिरफ्तार किया जाएगा। 24 घंटे होने के बाद आपको कोर्ट में पेशी करना होगा उसे। वकील, अपनी सुरक्षा के लिए वकील करने का आपको अधिकार दिया गया है। समझ गए दोस्तों, यानी आपने कोई अपराध किया हो तो उस पर वारंट जारी करके आपको गिरफ्तार करेगा, उसके बाद अपने थाने में ले जाएगा, लेकिन वो 24 घंटे के अंदर में कोर्ट में पेशी करेगा। ये आपको अधिकार है और वकील करने का भी अधिकार है। यदि ऐसा नहीं किया तो उम्मीद है कि आप कोर्ट में जाकर अर्जी लगा सकते हैं कि उन्होंने हमारे क्या बोलते हैं इसको, मुजरिम तो कैसे कहेंगे, मुजरिम तो साबित हुआ नहीं है अभी। मुजरिम तो कोर्ट साबित करेगी ना। अपराध तो मान सकते हैं कि हो गया, वो अपराध किस वजह में हुआ है इसके बारे में कैसे, जब तक कोर्ट साबित नहीं कर देती तब तक वो अपराध शामिल नहीं होता है, साबित नहीं होता है दोस्तों। जैसे अगर कोई व्यक्ति किसी की हत्या कर देता है तो उसे अपराधी तब तक नहीं माना जाता है जब तक किसी कोर्ट साबित न कर दे। तो कोर्ट साबित करने में उससे पहले वे अपना लोकल पुलिस दरोगा ले जाएंगे, आपको अच्छी तरह से धुलाई पिटाई करके जानकारी लेंगे आपसे। तो अगर आपने जल्द कदम नहीं उठाया तो अर्थात आप 24 घंटे के बाद एक आपका अधिकार है कि वो आप दबाव डाले इस दरोगा पर कि हमारे जो अपराधी को आप पकड़ के लाए हैं यहाँ, अपराधी समझकर वो अपराधी नहीं, इसे कोर्ट में पेशी किया जाए। अब है या नहीं इसका निर्णय कोर्ट लेगी। देखते हैं दोस्तों आगे, निवारक निरोध। अपराध से पहले आपको क्या क्या कर सकता है। बिना वारंट के 30 दिनों के से ज्यादा तक आपको गिरफ्तार कर सकता है। निवारक निरोध में होता है कि बिना कोई वारंट का आपको गिरफ्तार कर सकता है। उदाहरण में देख लीजिए कि जम्मू कश्मीर का जब मामला था तो उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री, यानी उन व्यक्ति को जो जम्मू कश्मीर का मामला था तो उन्होंने ये कहकर उन पर आरोप लगाया कि ये नेता जब महबूबा मुफ्ती थे और वहाँ अन्य कई सारे नेताएं थे, उनको इस वजह से गिरफ्तार करके अंदर डाल दिया गया था कि ये अपने भाषणों से, अपने आवाज़ों से यहाँ क्या अशांति फैलाएंगे। इस आधार पर उन्हें क्या क्या दिया गया, उन्हें बिना वारंट के 30 दिन नहीं दोस्तों, 30 मंथ है, 30 महीनों के लिए या उससे ज़्यादा
30 महीने या 3 महीने, सॉरी दोस्तों 3 महीना होना चाहिए, गलत लिखा गया है। 3 महीनों या उससे ज़्यादा उन्हें बिना वारंट के गिरफ्तार करके डाल सकते हैं। यही था रौलट एक्ट। रौलट एक्ट जब कानून आया था तो उस समय भी आज़ादी क्या बोलते हैं, स्वतंत्रता की लड़ाई के दौरान जो रौलट एक्ट की कानून जो लाया गया था तो उस समय भी यही था कि बिना वारंट, बिना वकील और बिना दलील। इसको इसलिए कहा जाता कि काला कानून, कि बिना वकील और बिना दलील, यानी इसमें आप वकील भी नहीं कर सकते हैं, उसके आधार पर आपको गिरफ्तार किया जाता था। इससे संबंधित कुछ अन्य कानून थे और अभी वर्तमान में है भी, जैसे पीडीए, प्रिवेंटिव डिटेक्टिव एक्ट, जो 1950 से 1969 तक चला। फिर है अप्सा, आर्म्ड फोर्स स्पेशल एक्ट, जो 1958 यानी 1958 से अभी तक वर्तमान में है। अप्सा यह है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन, 1967 से अभी तक चलता आ रहा। मीसा, मेंटेनेंस फॉर इंटरनल सिक्योरिटी, कहने का अर्थ यही कि आंतरिक कोई समस्या वैसा हो तो उसको मेंटेन करने के लिए किसी पर मीसा के तहत उसे कानून लगाकर इसे अंदर किया जाएगा, जो कि 1971 से लेकर 1979 तक चला था। यदि अशांति का कारण पैदा हो तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसे उस पर कानून करके गिरफ्तार किया जा सकता है। NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जो अभी भी है, 1980 से अभी तक चलता आ रहा है। टाडा, टेररिस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, यह 1985 से 1995 यानी 10 वर्षों तक यह चला। पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, यह 2002 से 2004 तक चला। तो ये सब दोस्तों एक कानून है, ये सब जो दिया गया है कानून है, जिसके तहत आपको गिरफ्तारी या इनको जो दंड देने की प्रक्रिया है, इन नियमों के तहत, इन एक्टों या कानूनों के तहत उन पर लगाया जाता है। तो दोस्तों वीडियो तो उम्मीद से थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन अब मजबूरी थी, ना करेंगे तो फिर हर दिन 1-2 बातें कैसे बताएं। अब आगे देखते हैं दोस्तों, रीट ये सब है, इसके बारे में। रीट का मतलब होता है कि जब कोई निचली अदालत किसी तरह का कोई गलती करती है तो उसे सुधारने के लिए उसकी ऊपरी अदालत क्या जो आदेश जारी करता है उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, रीट बोलते हैं। ये इसके बारे में यहाँ सारी बातें दी गई हैं। रीट कितने प्रकार के होते हैं, जिससे कि उस व्यक्ति या मैंने अपराधी जिसे साबित करने की कोशिश किया है या कोई अपराधी साबित किया है उसे सुरक्षा मिल सके। तो अच्छा है दोस्तों, आपने हमारे द्वारा वीडियो देखा और उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, और हमसे जितना भी हो सकेगा अच्छा करने का प्रयास करेंगे। हमारी उम्मीद, हमारा प्रयास यही रहेगा कि आप लोग तक सही जानकारी देने का प्रयास करें। तो रखते हैं दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आगे भी जब समय मिलेगा तब हम आपको वीडियो डाउनलोड लगातार करके ही देने का प्रयास करेंगे। इसमें किसी तरह के कोई सोचने या एक ही बात नहीं है, लेकिन यदि कोई कमी इसमें रह गया हो तो आप बताने का प्रयास करेंगे। हमारा तो फूल फिर रहता है दोस्त, और हम आगे क्या कहें, बाकी अब आपके ऊपर है। जय हिंद, जय भारत।